हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, इसमें हम लोग को पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें इसके जनक रेने डेकार्ते को माना जाता है। रेने डेकार्ते एक गणितज्ञ और दार्शनिक थे। वे फ्रांस के रहने वाले थे। उनका आदत था कि वह लेट से जगते थे, लेकिन उनका मानना था कि जब हम सोए रहते हैं तो हम अच्छी तरह से सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में गहन मनन कर सकते हैं। तो वे सोते समय उनके दिल में ख्याल आया कि हमारे कमरे में कोई पदार्थ रखा गया है, कोई वस्तु, तो उसकी स्थिति हम कैसे बताएंगे किसी को कि हमारे कमरे में यहाँ पे यह पदार्थ या फिर वस्तु रखा गया है। तो यही ख्याल उनके दिमाग में आया और उन्हीं आइडियाओं से उन्होंने एक अपना संकल्पना दिया या फिर उन्होंने अपना आइडिया प्रस्तुत किया, जो बाद में चलकर निर्देशांक ज्यामिति का रूप ले लिया। इसलिए उनको निर्देशांक ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। जैसे हम लोग संख्या रेखा पढ़े हैं तो इसमें यहाँ पे 0 रहता था और इधर बाईं तरफ माइनस और दाईं तरफ प्लस रहता था। लेकिन कोई भी तल रहता है, मान लीजिए यह बोर्ड है, तो बोर्ड में केवल लंबाई का थोड़े है, चौड़ाई भी है कि नहीं। अतः इस तरह से यहाँ पे इस तल को अगर हमें निर्देशित करना है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हम दिखाएंगे। यह जो रेखाएं हैं, यह पट रेखाएं हैं, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा को हम x और फिर x डैश से सूचित करते हैं। किस चीज़ से सूचित करते हैं? x और x डैश से। और जो खड़ी रेखा रहती है इसको कहते हैं उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। इसको ऊपर में कहते हैं y और नीचे में y डैश से सूचित करते हैं। यह दोनों रेखाएं जहाँ पे मिलती है इसको कहते हैं 0 0। क्या कहते हैं? 0 0, यानी कि यह आपको मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु, ओरिजिन। मूल बिंदु आपको यह हो गया ओरिजिन। फिर उसके बाद देखिए, यह 0 से दाहिनी तरफ हम जाते हैं तो यह पॉजिटिव हो जाता है, 1 2 3 4। और 0 से बाईं तरफ हम आते हैं x अक्ष पर, इसको x अक्ष कहेंगे, ठीक ना। तो हमारी बाईं तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस में, ऋणात्मक हो जाएगी। कोई दिक्कत? फिर देखिए यहाँ पे 0 से ऊपर हम जाते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस 1 2 3। फिर नीचे में आते हैं तो इसको यह हो जाता है -1 -2 -3। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर अब देखिए, यह जो तल है, यह हमारा पूरा तल कितने भाग में बट गया? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। कितने भाग में बट गया? 4 भाग। इसमें पहले हम x अक्ष को पढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक हमको लिखना है, तो पहले लंबवत देखते हैं कहाँ है। यहाँ पे लंबवत, फिर यहाँ से यहाँ पे लंबवत है ना। तो पहले x अक्ष वाला पढ़ते हैं। तो x अक्ष में किसके सामने है? 2। क्या है? तो इसको कहेंगे 2। फिर y अक्ष में किस पर लंबवत है? यह 1 पर, 2 1। इसका स्थिति क्या हो जाएगी? 2 1। पहले x वाला वैल्यू पढ़ते हैं और फिर उसके बाद y वाला। यह कितने भागों में x और y अक्ष कितने भागों में बांटता है एक तल को? 4 भागों में। तो इसको कहते हैं प्रथम पाद या फिर प्रथम चतुर्थांश। क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश, ठीक ना। इसको कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश या फिर पाद, आप कह सकते हैं। चतुर्थांश हम लिख देते हैं।
फिर यहाँ पे यह क्या हो गया, तृतीय चतुर्थांश, और यह क्या हो गया, फोर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत? इसमें क्या है देखिए, दोनों प्लस प्लस वाला है ना। फिर इसमें देखिए, इसमें पहले एक अक्ष पहले लिखेंगे तो पहले माइनस है, उसके बाद प्लस वाला होगा। फिर इसका देखिए, पहले एक अक्ष है तो माइनस वाला, फिर वाई अक्ष दोनों माइनस वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। इसमें देख लीजिए, इसमें पहले एक अक्ष लिखेंगे तो एक अक्ष प्लस वाला है, और फिर वाई अक्ष क्या है, माइनस वाला। कोई दिक्कत? अब इसी के आधार पर हमको यह पूरा चैप्टर 3.1, 3.2 और 3.3 पढ़ना है। मिटा दे अभी से। पहला सवाल 3.1 का कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पे टेबल लैंप है, क्या है हमारा, लैंप है, यहाँ पे ऐसे लैंप मान लीजिए यहाँ पे है ऐसे, तो इसकी स्थिति कैसे हम बताएंगे, इसका स्थिति हम कैसे बताएंगे। कहेंगे कि बाईं तरफ से 2 मीटर की दूरी पर या फिर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, और नीचे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, कह सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारी लैंप बाईं तरफ से कितना, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 2 cm, तथा सामने से, अब मान लीजिए यह ऐसे रखाएगा तो सामने ही ना होगा, तथा सामने से 4 cm दूर है। तो इसको कैसे हम निर्देशित करेंगे, 2 4 लिख सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए इसको x अक्ष माने, ठीक ना, तो पहले कि इसको मान लिख लेंगे 4 2, लिख सकते हैं कि नहीं, यही चीज़ कह रहा है। फिर दूसरा सवाल है, इसे मिटा देते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलते हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। अब देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक शहर है, मान लीजिए यह पूरा शहर है, क्या है, शहर है। इसमें 2 मुख्य सड़क है, एक उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे जो होता है वह क्या होता है, उत्तर दक्षिण, और फिर पूरब पश्चिम है। तो देखिए हम उत्तर दक्षिण रेखा खींच लेते हैं, यह हमारी मुख्य सड़क है, क्या है, मुख्य सड़क है। फिर उत्तर दक्षिण में आप देख लीजिए ऐसे है, इधर भी हम खींच देते हैं। तीर का निशान लगा लीजिए। यह हो गया हमारा y, यह y डैश, यह x, यह x डैश। कोई दिक्कत? x अक्ष पर जो रहता है निर्देशांक उसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। और y पर जो रहता है उसको कोटि कहते हैं। अब कह रहा है कि यह जो मुख्य सड़क है इसके समांतर क्या है, समांतर 200 मीटर की दूरी पर 5 सड़क है। तो इधर भी 5, इधर भी 5 खींच लेंगे, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पे खींचते हैं, कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ले लीजिए।
अब यहाँ पे हम खींच देते हैं, समांतर है। खींच दिए। फिर उसके बाद यहाँ है 2 हुआ, फिर यह है हमारा 3 हुआ, यह है 4, फिर यहाँ पे यह है 5। कोई दिक्कत? 5 सड़क हमारी हो गई, और आगे भी आप ऊपर बढ़ा सकते हैं। इसको मान लीजिए 1 2 3 4 और फिर 5, इसे भी बढ़ा लीजिए। अब कह रहा है कि इसमें भी 5 सड़क है। क्या है? 5 सड़क है। तो देख लीजिए यहाँ पे भी हम बराबर दूरी पर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। एक सड़क, फिर यहाँ पे देख लीजिए 2 सड़क, फिर यहाँ पे देख लीजिए 3 सड़क, फिर यहाँ पे 4 सड़क, फिर यहाँ पे 5वीं सड़क। हो गया? चलिए अब क्या पूछ रहा है अब हमसे, इधर भी आप बनाना चाहिएगा तो बना लीजिएगा। इसका भी हम कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना? 5वीं सड़क है। अब कह रहा है 1 सेंटीमीटर बाबत 200 मीटर मान लीजिए, तो हम 1 सेंटीमीटर बाबत 200 मान लिए। नोटबुक में एक मॉडल बनाइए। देख लीजिए मॉडल हम बना लिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। देखिए तो सभी एक दूसरे को अनेक चौराहा बन गया है कि नहीं? अब कह रहा है कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। अब जो क्रॉस स्ट्रीट जो है 2 सड़क से बना है कि नहीं? एक यह सड़क, एक यह सड़क, यह बना है। यह भी जो क्रॉस स्ट्रीट है यह भी इस सड़क से बना है कि नहीं? फिर कह रहा है जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। तो देख लीजिए तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में, तो पूर्व पश्चिम में कौन है? यही ना जा रहा है। यह तो उत्तर दक्षिण है ऊपर नीचे, और यह क्या है? पूर्व पश्चिम। तो देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में, तो यही है 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में जा रही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में। जो दूसरी सड़क है यह वाली, तो उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है। तो कह रहा है दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलते हैं, तब इसे हम 2-5 कहेंगे। तब हम इसे 2-5 कहेंगे। यानी कहा है कि दूसरी सड़क जा रही है, यह है दूसरी सड़क और यह है 5वीं सड़क, एक दूसरे पर यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? हम 2-5 कहेंगे। क्या कहेंगे? 2-5। फिर उसके बाद कह रहा है 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। अब बताइए तो किसको 4-3 माना जा सकता है? तो 4 यहाँ यह है, देख रहे हैं 4, तो 4 वाला यह लाइन हो गया। फिर 3 कौन है? यह है। तो कितनी चौराहों को 4-3 माना जा सकता है? केवल एक को माना जा सकता है, आखिर और भी दूसरा कोई है? और कोई है? तो लिख देंगे कि केवल एक चौराहा को, केवल एक चौराहा को 4-3 मान सकते हैं, मान सकते हैं।
फिर उसके बाद अगला कह रहा है क्रॉस स्टेटों को 3-4 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्टेटों को 3-4 माना जा सकता है? तो सिंपल एक, कितने को? सिंपल एक, केवल एक को। यहाँ पे यह एक और यह दोनों। अब हम 3.2 देखेंगे। देखिए इस चैप्टर में क्या दिया है। 3.2 में दे रहा है कि कार्तीय पद्धति में क्या क्या होता है। इसके बारे में हम तो पहले ही बता दिए हैं कि कौन क्या है, मूल बिंदु, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स क्या है, यह सब हम बता दिए हैं अभी। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। चलिए अब हम सीधे चैप्टर पे चलते हैं। पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 1 नंबर में क्या दिया है, पूछ रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो देख लीजिए क्षैतिज को क्या कहते हैं और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं। मान लीजिए यह है कार्तीय तल, यही ना होता है कार्तीय पद्धति में। अब देखिए यहाँ पे यह क्षैतिज है, क्षैतिज है तो इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। यह उदग्र है, इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। यही पूछ रहा है यहाँ पे। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो क्षैतिज का एक्स अक्ष नाम है और उदग्र का वाई अक्ष। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल में क्या पूछ रहा है, कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रथम भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश। नहीं, प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, तीसरा तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रथम, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स या फिर चतुर्थांश। फिर दूसरा क्या होता है हमारा, यह यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, यह थर्ड, फिर यह फोर्थ चतुर्थांश होता है ना, चतुर्थांश। और यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश और फिर चौथा चतुर्थांश। फिर तीसरा नंबर सवाल में देखिए कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अब ये जो दो रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा और फिर उदग्र रेखा, जहाँ पे मिलती है, एक दूसरे को काटती है, उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु या ओरिजिन। ठीक है ना। मिटा दे अब इसे। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। यहाँ पे दिया है, यह वाई अक्ष दे दिया है, यह एक्स अक्ष दे दिया है। फिर यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। फिर इधर भी है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। फिर इधर देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5। फिर इधर है -1 -5 तक है, -1 2 3 4 5, -2 -3 -4 और फिर -5। यही ना है। फिर उसके बाद यहाँ पे बिंदु दिखाया है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहले इधर दिखाया है P, 5 के सामने है और 3 के सामने है, ऐसे किया है। और यहाँ पे दिखाया है P, क्या दिखाया है? P बिंदु 3 5 किया है, 3 5। फिर उसके बाद इधर है B बिंदु दिया है। यहाँ पे यह A दिया है, क्या दे दिया है? A दिया है। फिर यहाँ पे 5 पर B दिया है यहाँ पे। फिर इसको नीचे में किया है -4 के सामने तक, इसके सामने तक किया है। और लिखा है यहाँ पे Q, क्या लिखा है? Q 5 और -4। फिर उसके बाद है और कुछ यहाँ पे नहीं दिया है, और कुछ लग रहा है इस किताब में मिट गया है। ठीक है, बता देते हैं। 1 नंबर में पहला सवाल, दूसरा का यह पहला सवाल कह रहा है बी के निर्देशांक। बी कहाँ है?
यहाँ है, बी यहाँ है, तो एक्स अक्ष क्या है, लिखेंगे बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक बराबर कहाँ है बताइए, तो यहाँ है। इसमें एक्स अक्ष कितना है 5, एक्स अक्ष कितना है 5 और वाई का कोई वैल्यू है तो क्या है 0 है, तो इसका निर्देशांक 5 0। फिर दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है सी के निर्देशांक, इसमें सी कहाँ दिया है देखिए, तो यहाँ पे दिया है, सी बराबर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे -5 पर यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो सी बराबर क्या हो जाएगा -5 एक्स अक्ष, फिर वाई अक्ष कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है। फिर तीसरा में देखिए, निर्देशांक -3 5, -3 और -5 देख लीजिए, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो -3 यहाँ है, इससे ऐसे लंबवत जाएगा और -5 से इधर आएगा, यहाँ पे कोई बिंदु आएगा, ठीक ना। इसमें तो दिया नहीं है, मिटक गया है, तो आपका जो बिंदु आपके किताब में दिया होगा वह लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी बिंदु दिया होगा यह क्या हो जाएगा -3 और फिर -5, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे चौथा नंबर सवाल में देख लीजिए, कह रहा है निर्देशांक 2 और -4 द्वारा, 2 और -4, यहाँ पे देख लीजिए 2 कहाँ है, यहाँ है, और -4 कहाँ है, यहाँ है, तो दोनों का लंबवत जहाँ पे मिलेगा यहाँ हो जाएगा, मिल रहा है। यहाँ पे भी कोई बिंदु हमको नहीं दिया है, यह हो जाएगा हमारा 2 और -4, आपके किताब में दिया होगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे दे रहा है 5 नंबर, कह रहा है डी का भुज, डी कहाँ है अब खोजिए, इसमें किताब में तो कहीं पे डी दिखाई नहीं दे रहा है, ए बी केवल दिखाई दे रहा है, पी क्यों दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे डी कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, डी है ये नहीं है। डी आपका जो होगा उसमें जो पहला होगा वह एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष को ही क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी का एक्स अक्ष, डी का एक्स अक्ष का मान क्या होता है, भुज होता है, का मान भुज होता है। इस किताब में मिटक गया है, नहीं दिया है। फिर यहाँ पे 6 नंबर में देख लीजिए, 6 नंबर में बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि, इसमें एच भी नहीं है, तो यानी कि वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो एच का वाई अक्ष क्या हो जाएगा, वाई अक्ष कोटि हो जाएगा। फिर 7 नंबर में देखते हैं बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक, इसमें एल भी नहीं है, तो एल का निर्देशांक आप देख लीजिएगा कि उसमें पहले एक्स लिखिएगा नहीं और फिर बाद में वाई लिख दीजिएगा, हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 नंबर में देख लीजिए, 8 नंबर में कह रहा है बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम भी इसमें नहीं दे रहा है, तो बिंदु एम का निर्देशांक आप लिख लीजिएगा जो भी होगा। यहाँ भी एम का पहले एक्स लिखेंगे, एक्स अक्ष पर जो बिंदु हमारा लंबवत होगा वह लिखेंगे और फिर बाद में वाई लिखेंगे, हो जाएगा। चलिए, इस तरह से आपका यह चैप्टर खत्म हुआ, मिटा देते हैं अब इसे। 3.3 में अब देखते हैं क्या दिया है हमारा सवाल। 3.3 में पहला सवाल दिया है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु इतना और इतना स्थित है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम कार्तीय तल खींच लेंगे, खींच दिए, यह हो गया हमारा y, फिर यह हो गया y डैश, यह हो गया हमारा x और यह लेफ्ट साइड में x डैश, यह हो गया हमारा मूल बिंदु 0 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे अधिकतम कितना है, यहाँ पे -5 है और फिर इधर है 3 है। चलिए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4,
फिर इधर -1 -2 फिर -3, इसको और इधर बढ़ा लेते हैं, -4 -5, कोई दिक्कत। फिर इधर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इधर देखिए, देख लीजिए यहाँ पे -1 -2 और फिर -3, कोई दिक्कत। अब इसमें कह रहा है -2 और 4, -2 और फिर 4, इसको हमें दिखाना है। तो पहला जो है वह भुज है, यानी x अक्ष का मान है। तो -2 कहाँ है? यहाँ है, हमको मिल गया। फिर 4 कहाँ है? यहाँ है ना, इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ है ना 4, तो इस दोनों को लंबवत करेंगे और जहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है, तो यह हो जाएगा हमारा -2 और कोमा 4 हो जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद कह रहा है 3 और -1, 3 और -1। तो देख लीजिए 3 कहाँ है, सबसे पहले हम देखेंगे x अक्ष में 3 यहाँ है, -1 कहाँ है? यहाँ है। दोनों का लंबवत यहाँ पे मिल रहा है, दिखाई दे रहा है ना, 3, -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है यह कहाँ कहाँ है, किस चतुर्थांश में है। तो देख लीजिए, तो -2 और 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। तो यह किस चतुर्थांश में है? तो यहाँ पे लिख देंगे कि दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका देखिए, तो यह किस चतुर्थांश में है? चौथा। यहाँ पे लिख देंगे 3, -1 चौथा, कोई दिक्कत। फिर अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या है? -1 0, -1 कहाँ है? x अक्ष पे, यहाँ पे, ठीक ना, और 0, तो किस अक्ष पे है? यह तो किसी चतुर्थांश में नहीं है, यह अक्ष पे है, यानी रेखा पे है। तो किस रेखा पे है? x रेखा पे है। तो क्या कहेंगे? -1 0 x अक्ष पर, किस पर? x अक्ष पर, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद अगला सवाल है 1 2, 1 2 कहाँ है बाबू? देखिए, तो यहाँ पहले 1 है x अक्ष, फिर y अक्ष 2 यहाँ पे है, दोनों का लंबवत यहाँ मिलेगा, यह क्या हो जाएगा? 1, 2, कोई दिक्कत। तो किस चतुर्थांश में है? यह कौन सा चतुर्थांश है? पहला। फिर अगला सवाल देखते हैं, -3 और -5। देख लीजिए, -3 पहले x वाला देखते हैं, -3 यहाँ है, -5 यहाँ है, दोनों का लंबवत जहाँ मिलेगा यहाँ मिल रहा है -3, -5। किस चतुर्थांश में है बताइए तो? -3, -5 तीसरा चतुर्थांश में, ठीक है ना, तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा। चलिए, एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल कह रहा है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। मिटा देते हैं पहला सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है, इसको यहाँ पे पहले सवाल हम लिख देते हैं, x है, फिर एक साइड में y है, -2 8 है, फिर उसके बाद है -1 7 है, फिर उसके बाद 0 -1.25 1.25, फिर यहाँ पे 1 है और फिर 3 है, फिर 3 है और फिर -1 है, यही ना है। अब इसको हमें आलेखित करना है। तो इसको यहाँ पे देखिएगा, दशमलव में जो दे दिया है, तो इसको बनाने का सबसे बढ़िया उपाय है ग्राफ पेपर ले लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ पेपर आपको दिखाई दे रहा है जी। देखिए, तो इस ग्राफ पेपर में आपका जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो उसी तरह से इसमें छोटी छोटी हमारी 10 भागों में कटी रहती है 1 सेंटीमीटर के बीच की दूरी, ठीक ना। तो ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो बढ़िया से आपकी ग्राफ बनेगी और फिर निर्देशित होगी। चलिए, अब हम इसको बना देते हैं।
सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक कितना है, तो y में सबसे अधिक है 8, ठीक ना। फिर सबसे इसमें x में अधिक कितना है 3 है, इधर -2 है, इसमें केवल 8 ज़्यादा है y में। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं, यह हो गया हमारा y अक्ष, y और फिर y डैश, कोई दिक्कत। y वाला इधर प्लस में ज़्यादा है तो थोड़ा सा उसको बड़ा ले लेंगे, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे x ऐसे खींच लेंगे, आप लोग स्केल से खींचिएगा, स्केल है मेरे पास लेकिन थोड़ा सा वो बराबर नहीं है, हिल जा रहा है, इसलिए हम हाथ से खींच दे रहे हैं। अब बराबर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और फिर यहाँ पे 8, कोई दिक्कत। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद इधर भी नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे y में आपका कम कितना है, माइनस में केवल -1 और -1.5 है। यहाँ पे देख लीजिए बराबर दूरी लेंगे, -1 -2। फिर यहाँ पे x में हम देखेंगे, x में 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इधर लेंगे -1 -2 -3 -4। अब देख लीजिए सबसे पहले इसको निर्देशित करेंगे -2 और 8। तो सबसे पहले x अक्ष पर देखेंगे कि -2 8 कहाँ है, ठीक ना। तो अब देखिए -2 यहाँ है और यहाँ पे 8 यहाँ है, तो इसका लंबवत ऐसे आएगा और फिर इसका लंबवत ऐसे जाएगा, डैश डैश से आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ आ रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे -2 और फिर 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद -1 और 7 है, -1 यहाँ है और 7 यहाँ है, दोनों के लंबवत जहाँ मिलेंगे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 और फिर 7, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद है 0 और -1.5। तो 0 सबसे पहले x वाला कहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना। उसके बाद -1.5 यहाँ इधर आएगा, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी रेखाएं रहती है कि नहीं, तो 1.25 है। तो यानी 1 के बाद यहाँ पे छोटी छोटी 2 रेखाएं गिन लेंगे, 1 2 और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बिंदु लगा कर लिख देंगे 0, -1.25, कोई दिक्कत। इस तरह से हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद है 1 3, क्या है 1 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 कहाँ है, यहाँ है 1 और फिर 3 कहाँ है, यहाँ है ना। दोनों का लंबवत हम करेंगे, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यह हो जाएगा हमारा 1 और 3, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद एक और सवाल है, इसमें उसको मिटा दिए हैं, 3 और -1। तो 3 यहाँ है x अक्ष पर, पहला जो हम देखते हैं x वाला, तो x अक्ष पे यहाँ पे सिंपल दे भी दिया है, 3 है और फिर -1 कहाँ है, यहाँ है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लंबवत हम कर देंगे, यहाँ पे मिल रहा है लंबवत, तो इसको हम लिख देंगे 3, -1, कोई दिक्कत। तल पर आलेखित कीजिए, हमने तल पर सभी आलेखित कर दिया कि नहीं। इस तरह से आप आलेखित कर सकते हैं। इसमें यह चीज़ याद रखिएगा, मान लीजिए यह 1 और 3 है, तो इसमें 1 क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा, यानी x अक्ष, और बाद वाला y अक्ष, और यह कोटि हो जाएगा, ठीक ना। अब किसा कहते हैं और फिर इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, हो जाएगा। इसमें तो सब चीज़ मैक्सिमम आप लोग समझ चुके हैं, ज़्यादा इसमें पढ़ना भी नहीं है। आगे के क्लास में 10th क्लास में हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष या फिर भुज भी एक्स अक्ष कहते हैं, और फिर यहाँ पे इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, और एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक रहती है उसको भुज कहते हैं। और फिर यह जो खड़ी रेखा होती है इसको कहते हैं उदग्र रेखा, या फिर वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष पर जो भी हमारा बिंदुएं रहती है उसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष
एक तल को कितने भाग में बांटती है, 4 भागों में। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, फिर इसको कहते हैं तृतीय माने तीसरा, इसको कहते हैं चतुर्थ यानी कि चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या होगा, तो देख लीजिए यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में है, होगा ना, तो प्लस प्लस। दूसरे में क्या होगा, यह x वाला माइनस है, पहले x वाला हम लिखते हैं तो माइनस प्लस होगा, ठीक ना। तीसरा में होगा हमारा x भी माइनस y भी माइनस, यानी माइनस माइनस होगा। फिर इसमें चतुर्थ में या फिर चौथा में हो जाएगा, देखिए x वाला प्लस में है, प्लस और फिर माइनस। इस तरह से आपका यह चैप्टर कहीं भी नहीं फंसेगा और बन जाएगा। इस हमारे तीसरे चैप्टर में बस यही सब पढ़ना है। तो चलिए, आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि चौथा चैप्टर है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।